बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, लास्ट हम लोगों ने 537 तक डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, जो लास्ट आपको यूट्यूब पे वीडियो नज़र आ रही होगी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की, वो 537 तक बनी हुई है। तो 538 से नाउ ऑनवर्ड कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 538। Examiner said the thing which will not affect rupee dollar exchange rate, किस वजह से रुपी डॉलर के एक्सचेंज रेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। नंबर हिल गई है नंबरिंग फिलहाल। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। ठीक है, अच्छा जी। फॉरेन डिमांड फॉर यूएस गोल्ड, ऑब्वियस बात है, अगर अगर गोल्ड की डिमांड है तो फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि गोल्ड जो है सबसे बेहतरीन रिजर्व्स होता है। ठीक है, तो जितना गोल्ड हमारे पास रहेगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड होगा, उतनी हमारी जो करेंसी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जितना हम अपना सोना बेचते रहेंगे कर्जे उतारने के लिए, जितना सोना हमारे पास गोल्ड कम रह जाएगा, तो उतनी हमारी करेंसी वीक होगी। तो गोल्ड के होने से और गोल्ड के ना होने से एक्सचेंज रेट पर फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा कि विल नॉट अफेक्ट, किस वजह से अफेक्ट नहीं होगा, तो अल्फ़ा से तो अफेक्ट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, पब्लिक डेट। गवर्नमेंट पब्लिक डेट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ने और अवाम वगैरह ने बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, तो उन कर्ज़ों की वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर पब्लिक डेट की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल विद इन अ कंट्री की सिचुएशन होती है। एक्सचेंज रेट पर तब फ़र्क पड़ता है जब एक लोकल कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल कंट्री ए है और कंट्री बी है, इन दोनों में ट्रांजैक्शन होने की वजह से ये एक्सचेंज रेट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है। क्योंकि पब्लिक डेट एक घर की बात है। ठीक है, तो घर वालों से कर्जा लिया, उनको इंटरेस्ट पे कर दिया, उनको पैसे वापस कर दिए, तो पब्लिक डेट की वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, गवर्नमेंट डाउन होने की वजह से ऑब्वियस बात है एक्सचेंज रेट बढ़ता है। जैसे कि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो लोग डॉलर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो डॉलर ख़रीदने की वजह से हमारी जो करेंसी है वो वीक होना शुरू हो जाती है। और ऑब्वियस बात है एक्सचेंज रेट के चेंज होने से तो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो पब्लिक डेट की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता। तो राइट ऑप्शन इज़ पब्लिक डेट। 539, टाइप ऑफ बैंक विच गिव सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर। कौन सा बैंक जो है वो अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक है ये अपने ही मेंबर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, सर्विसेज था। कौन सा बैंक अपने मेंबर को, सिर्फ अपने अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो कोऑपरेटिव बैंक एक वाहिद बैंक है जो सिर्फ अपने ही मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसकी जो मेंबरशिप होती है ये बिल्कुल क्लोज्ड होती है, यानी कि आउटसाइडर इस सर्विसेज से फ़ायदा उठा नहीं सकता। ठीक है। रिटेल बैंक आपको पता है कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए होता है, और कमर्शियल बैंक आम पब्लिक के लिए होता है। और स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान या ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड, ये स्पेशल सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन अल्फ़ा है। 540, इफ रिजर्व रेट या रिजर्व रेशियो 20% एंड 100 million इनिशियल डिपॉजिट, देन क्रेडिट क्रिएशन विल बी। तो क्रेडिट कितना क्रिएट होगा अगर हमारे पास रिजर्व रेशियो 20% होगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 million की है। अच्छा जी, तो फॉर्मूला ये होगा कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। तो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो। तो 1 डिवाइडेड बाय 20% कर देंगे। 20% मीन 1 डिवाइड बाय 0.2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर 5 है और हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की है वो 100 million की है। तो 100 million जो है वो 5 से इंक्रीज होकर 500 million तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब
अगर 100 मिलियन की इनिशियल डिपॉजिट हो और मल्टीप्लायर 5 का लग जाए तो टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा 500 मिलियन का। तो कह रहा है देन क्रेडिट क्रिएशन विल बी 500। तो हमने कहा बिल्कुल ये बात ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो अल्फा, दैट इज द ट्रू। 41, इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है, दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, सिलेक्ट टू, दो ऑप्शन हमने सिलेक्ट करनी है। नंबर 1, कर्व विल बी हॉरिजेंटल। तो देखें कर्व विल बी हॉरिजेंटल, तो ये देखिए ये जो कर्व है ये हॉरिजेंटल कर्व है एक्स एक्सिस के, तो बिल्कुल एक ऑप्शन तो सही मिल गई मुझे। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं जनाब, कर्व विल बी वर्टिकल। वर्टिकल तब बनती है जब परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो ये तो गलत हो गया। लिटिल चेंज इन प्राइस विल मेक इन्फिनिट चेंज इन सप्लाई, तो बिल्कुल ये परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन ही है कि अगर हम थोड़ी सी प्राइसेस को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई में इन्फिनिट चेंज आएगा। तो चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट है। कर्व विल बी डाउनवर्ड, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ हॉरिजॉन्टल होती है, डाउनवर्ड यानी कि इस तरह से डाउनवर्ड नहीं होती। तो ऑप्शन अल्फा एंड चार्ली बोथ आर करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं जनाब 5.42, if firm decrease the quantity on same price or firm increase price on same quantity। अब ये ऐसा एक एमसीक्यू था जिसने तो मुझे भी अच्छा खासा खपा दिया। ठीक है, अब या तो एग्जामिनर ने यहाँ पे बात क्लियर नहीं की, कहना क्या चाह रहा, पूछना क्या चाह रहा, बहुत क्लियर कट नहीं था। ठीक है, तो कह रहा है इफ, अगर फर्म डिक्रीज क्वांटिटी, अगर फर्म क्वांटिटी डिक्रीज करती है, आपको पता है फर्म के कंट्रोल में सप्लाई होती है, फर्म के कंट्रोल में सप्लाई होती है क्योंकि फर्म ने चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती हैं। अगर फर्म क्वांटिटी डिक्रीज कर दे, मीन क्वांटिटी डिक्रीज मीन अगर फर्म क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज कर दे ऑन सेम प्राइस, यानी कि प्राइसेस चेंज नहीं हो रही, जस्ट क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, या इसके अलावा फर्म इंक्रीज प्राइस, अगर फर्म प्राइस इंक्रीज कर दे ऑन सेम क्वांटिटी, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है जबकि क्वांटिटी जो है, अब बता नहीं रहा क्वांटिटी सप्लाई है क्वांटिटी डिमांड है, तो फर्म में तो हम अज्यूम करें क्वांटिटी सप्लाई की बात ही हो रही है क्योंकि फर्म का ताल्लुक चीज़ों को प्रोड्यूस करके सप्लाई करना होता है मार्केट में। तो प्राइस इंक्रीज होने से ऑन सेम क्वांटिटी, उसी सेम क्वांटिटी के ऊपर प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह इंग्लिश में तो ना बात समझ आ रही है ना मैं समझा पाऊंगा, तो इसके लिए हमें तस्वीर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो तस्वीर बनाकर इसका फैसला करते हैं। अच्छा, इस तरह के जो कंफ्यूजिंग एमसीक्यू एग्जाम में आ जाए ना तो बच्चों, तो इनको तो पहली बार पढ़ के पहली बार इनको इग्नोर मारना होता है। ठीक है, तो सारा पेपर कर लें, तो सारा पेपर करने के बाद इस तरह के अजीबोगरीब एमसीक्यूज को डील किया करें, शुरू में इनके ऊपर दिमाग खपाया ना करें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो कह रहा है वो मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ। ठीक है नी, अच्छा जी, कहना वो ये चाह रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सप्लाई आ गई और ये हमारे पास सप्लाई आ गई और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आ गई। ठीक है, अच्छा जी, इस वक्त ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आ गई। ठीक है, अच्छा जी, पहली वाली बात को लेके चलते हैं। इफ फर्म डिक्रीज द क्वांटिटी ऑन सेम प्राइस, यानी कि प्राइसेस इक्विलिब्रियम ही है, फर्म ने ये फैसला किया मैं सप्लाई डिक्रीज कर दूं। अगर हम सप्लाई डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि सप्लाई यहाँ से डिक्रीज हो गई। जैसे ही सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज हुई तो देखें हमारा इक्विलिब्रियम पहले वाला इक्विलिब्रियम हमारा E0 था, अब हम E0 से E1 पे चले गए, दिस इज अवर न्यू इक्विलिब्रियम। जैसे हम न्यू इक्विलिब्रियम पर गए तो चेक करें न्यू इक्विलिब्रियम पे हुआ क्या, चेक करें प्राइसेस इंक्रीज कर गई, प्राइसेस इंक्रीज कर गई। ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो हमारी डिक्रीज कर गई। ठीक है, अच्छा, तो वो कह रहा है इफ हम डिक्रीज द क्वांटिटी ऑन सेम प्राइस, ऑन सेम प्राइस हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पर रहते हुए फर्म ने सप्लाई डिक्रीज कर दी, हमने कहा बिल्कुल डिक्रीज होगी।
फिर देखें उसके बाद हुआ क्या, अब ये जो क्वांटिटी आई इसी क्वांटिटी के ऊपर ऑब्वियस बात है प्राइस ने इंक्रीज हो जाना है। कह रहा है या फर्म इंक्रीज प्राइस ऑन सेम क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहां से एग्जामिनर ने क्लियर कट ये बताया ही नहीं कि वो यहां से जाना कहां चाह रहा है। तो अगर हम सिर्फ इतने वाले हिस्से को कंसीडर करेंगे, इतने वाले हिस्से को कंसीडर करेंगे तो ये तो मूवमेंट वाली बात बनेगी। ठीक है, अगर फर्म प्राइस बढ़ाएगी, अगर फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ से मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से मूवमेंट आएगा तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज तो कभी भी नहीं हो पाएगी, इंक्रीज हो पाएगी। इसलिए अगर फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से लें तो ये वाला तो फुलफिल होता नहीं है। लेकिन अगर इसको मान के चलें कि फर्म ने अगर क्वांटिटी डिक्रीज की है, तो हमने कहा ये देखो हमने क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, जैसे ही क्वांटिटी डिक्रीज कर गई तो फर्म की ऑटोमेटिकली प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी उसी क्वांटिटी के ऊपर जो उसने पीछे क्वांटिटी डिक्रीज की है। यानी कि फर्म की क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी और इस डिक्रीज के ऊपर उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, अगर फर्म अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर दे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका ऑप्शन अल्फा होगा, सप्लाई डिक्रीज, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और फिर उसी क्वांटिटी के ऊपर अगेन प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई कम किया क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी और इस क्वांटिटी डिक्रीज के ऊपर प्राइस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 543 कैलकुलेट इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन क्या है। आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन मीन के इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट, खैर एक्सपोर्ट को ई से शो करते नहीं है, एक्स से शो करते हैं। तो इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी प्लस एक्सपोर्ट आ जाएगा प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये तीन चीज़ें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन बनती हैं और ये वाली तीन चीज़ें इन्वेस्टमेंट के बदले में टैक्स आ जाएगा और एक्सपोर्ट के बदले में हमारे पास आ जाएगी इंपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट के बदले में सेविंग कर लें, इन्वेस्टमेंट के बदले में आप सेविंग कर लें। ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बदले में आप कर लें टैक्स। तो ये वाली चीज़ें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में विड्रॉल्स होती हैं और ये वाली तीन चीज़ें इंजेक्शन होती हैं। तो वो इस इंजेक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये देखें 600, ये तो इंजेक्शन है। इन्वेस्टमेंट ये पड़ी आई तो 250 भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अब एक्सपोर्ट है नहीं, एक्सपोर्ट है नहीं, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं है, अब नेक्स्ट हमें एक्सपोर्ट चाहिए। अब चेक करें एक्सपोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा चेक करें किसी और ज़रिए से हमारी इकोनॉमी में पैसे आ रहे हों, तो इंजेक्शन का मतलब यह है कि इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। तो एक्सपेंडिचर एक और तरीका है जिससे हमारी इकोनॉमी में पैसा इन हो रहा था, लोग कंज्यूम करेंगे तो पैसा जो है वो इकोनॉमी में इन हो रहा होगा। तो इन तीनों को ऐड कर लें, 600 प्लस 250 प्लस 300, तो आंसर आ जाएगा 1150। ठीक है, 1150। सो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं 44 डैश इज ए टॉपिक फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू डू, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमें पता है चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हैं और ये स्कार्सिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, स्कार्सिटी मीन लिमिटेड रिसोर्सेज। जब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो फिर हम चॉइस करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है। 45 एग्जामिनर कह रहा है कि इकोनॉमी वेयर डिक्रीज इन नेशनल आउटपुट। कहता है इकोनॉमी का वो पॉइंट बताएं कि नेशनल आउटपुट डिक्रीज हो रही है एंड एड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया। विल बी, बताएं कौन सा बिजनेस साइकिल का फेज होगा जहां पर नेशनल आउटपुट यानी कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो तो डिक्रीज हो रही है और साथ साथ इन्फ्लेशन आना शुरू हो गई है। इसका मतलब अगर हमारी आउटपुट
या हमारी जीडीपी या हमारी नेशनल इनकम, ये जीओपी कैसे बन गया, जीडीपी। अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, इसका मतलब वो हमारी इकोनॉमी के रिसेशनरी फेज में है, ठीक है। वो हमारी कौन से फेज में है, रिसेशनरी फेज, ठीक है। तो हमें बताएं जो हमारा रिसेशनरी फेज होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे एक बिजनेस साइकिल है, तो जो रिसेशनरी फेज होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिसेशनरी फेज होगा, जहाँ पे नेशनल आउटपुट ये डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा रिसेशन, जिसमें क्या होगा, नेशनल आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ जैसे जीडीपी गिरती है, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती है, तो क्योंकि एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन इकोनॉमी में कम होना शुरू हो जाती है, तो हमें इंपोर्ट भी करनी संभव पड़ रही होती है। तो इकोनॉमी में जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज होना अगर शुरू हो रही हैं आउटपुट के डिक्रीज होने से, इसका मतलब जो इकोनॉमी है वो इस वक्त रिसेशनरी फेज में आ चुकी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को और बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं और बाकी जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब रिसेशनरी फेज में है, अब हमने कैसे इसको दोबारा रिकवरी फेज में या बूम फेज पर दोबारा इसको लेके जाना है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो बीटा होगा। डिप्रेशन इज द लोवेस्ट फेज, जब इकोनॉमी बिल्कुल अपने लोवेस्ट फेज पर होती है, तो ये वाला फेज डिप्रेशनरी फेज होता है, और जब दोबारा इकोनॉमी आहिस्ता से इंक्रीज होती है, ये रिकवरी फेज होगा, और दोबारा टॉप पे पहुंचेगी तो हमारा ये बूम फेज होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आज की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला 5:46 से हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी डिस्कशन को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।